यस मैम, याद भी किया काफी सारा। हाँ, उसको बस कॉन्सेप्ट के साथ बने रहिए, जो जो छोटी छोटी चीजें उसको याद रखिए, कीवर्ड्स पे फोकस करिए। वहां से इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है, रिपीटेडली पढ़िएगा तभी रिटेन करना है। रिटेन का मतलब दिमाग में याद रखना है, याद करना मुश्किल नहीं है, याद रखना मुश्किल है हमारे लिए। क्योंकि वहां जाके वो जो चीजें मिक्सअप होती हैं या फिर याद नहीं आती, रिकॉल नहीं हो पाता, उसका मसला ये होता है कि हमने बार बार नहीं पढ़ा। बार बार का मतलब एग्जाम से पहले 4-5 रिवीजन हो जाने चाहिए, नहीं हुए हैं, तैयारी उस लेवल पे नहीं पहुंची हुई है, तो एटलीस्ट अभी फाइनल रिवीजन पे फोकस करिए बहुत ज्यादा। और पीवाईक्यू और अटेम्प्ट करते रहिए। टेक्स्ट बुक से अटेम्प्ट करिए, टेक्स्ट बुक पे अच्छे ऑप्शंस आते हैं। टेलीग्राम के जो ग्रुप्स हैं, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, वॉइस ब्रेक हो रही है। कि कोई बोलने की कोशिश कर रहा है, मुझे आवाज आ नहीं रही, कुछ अजीब सी आवाज आ रही। शाजिया आप बोल रही हैं शायद। नहीं मैम, हमारे यहाँ मसा अजान हो रही है, मैं नमाज पढ़ूंगी तभी मैं बीच में चुप हो जाती। अच्छा अच्छा, समझ गई। ठीक है, तो एक सेकंड में इनको जरा जवाब दे दूं। ग्रुप पे किसी स्टूडेंट का मैसेज था। हाँ, पीछे से सब कर लिया है हमने। और उसको अटेम्प्ट कर रहे थे, क्वेश्चन देखिए, जितने एप्लीकेशन पे आपको ऑप्शन मिलता है, चाहे आपने बाय किया हो या नहीं किया, वो जरूरी नहीं है। कोशिश कीजिए जो टॉपिक्स और यूनिट्स आप लोग पढ़ रहे हैं उसको अटेम्प्ट कीजिए, कहीं ना कहीं उन टॉपिक्स को कवर कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए बुक के फॉर्म में। अगर आपके पास फिजिकल अब तो एग्जाम इस बार हमारा हाँ उसमें सीबीटी नहीं है, तो आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हार्ड कॉपी में है, तो वो और भी अच्छा है इस बार के एग्जाम के हिसाब से। जैसे भी करें, लेकिन क्वेश्चंस को चेक कीजिए, लगाएंगे आप क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिकली कीजिएगा तो आपको समझ आएगा कि किस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हम लोग आते हैं, पिछली क्लास में हमने पीवाईक्यूज देखे थे, और मुझे याद आता है कि 23 से आज हमने शुरू करना है ना। डू यू रिमेम्बर? या यस हमें मैम। आज, या फर्स्ट से करना है? हम पीवाईक्यूज कर चुके थे ना एक क्लास में, 23 तक कर चुके थे या 22 तक। तो 23 से देख रहे हैं आज। इसमें था ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड से सवाल है। सैम्पलिंग से द सैंपल इज ऑल्सो नोन एज एन एक्सीडेंटल सैंपल, यानी उसका दूसरा नाम एक्सीडेंटल है, तो उसका एक नाम है हजार्ड सैंपल। बताइए तो आंसर। हमने देख लिया था, इसका आंसर था कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, उसी के सारे ये नाम है, आपको याद होना चाहिए। अब मैं एक बात कहती हूँ कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आया ना, तो आपको रिकॉल होना चाहिए और आपको समझ आना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी चाहिए कि क्वेश्चन पिक कहाँ से हुआ है। बिल्कुल सवाल देखते ही आपका माइंड अगर क्लिक कर रहा है, मतलब आपकी तैयारी अच्छे लेवल पर पहुंचने लगी है, आप अच्छा जा रहा, बिल्कुल सही डायरेक्शन पर है, और आपकी तैयारी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत सही जा रही है। तो क्वेश्चन देखकर अगर आप उलझ जाते हैं कि कहाँ से आया क्या है, वहां पे फंस गए तो गलत। अगले स्टेज में, अगले मरहले में अगर आपको ये नहीं याद आ रहा कि उसका एग्जैक्टली जवाब क्या, आप एटलीस्ट ट्रेस कर पा रहा आपका माइंड कि सवाल उठाया कहाँ से गया है, किस यूनिट के, किस टॉपिक के, किस पॉइंट से, क्योंकि ये सब डिवीजन हो रहा है, आपने देखा पढ़ते हुए। तो ये अगर आपका माइंड कर ले रहा है डिफ्रेंशिएट ना, मतलब अच्छी जा रही है आपकी तैयारी। अब उसके आगे अगले मरहले में आपको याद नहीं रहता समटाइम्स, तो ठीक है, वो याद करना पड़ेगा। उसका सॉल्यूशन यही है कि आप रिवीजन कीजिए, रिपीटेडली रिवीजन कीजिए, ये एक वाहिद सॉल्यूशन है उसके लिए। पढ़िए मुख्तलिफ अंदाज में, खासतौर से उस अंदाज में अपने माइंड के लर्निंग स्ट्रेटेजी आपकी क्या है, आपका दिमाग चीजों को कैसे कैच करता है और कैसे याद रख पाता है, वो समझ लीजिएगा। शायद कुछ लोग कलर से ज्यादा याद रखते हैं, आपको पता है कि हमारे दिमाग का दो हिस्सा है, एक कलर्स को ज्यादा कैच करता है, एक राइट और लेफ्ट, एक कलर्स को ज्यादा कैच करता है, एक शेप्स को। तो आपको वो समझ आ गया, तो आप कलर का इस्तेमाल अपने नोट्स में करने लगे। शॉर्ट कीजिए, लंबे नहीं बनाइए नोट्स को, वो आपकी लॉन्ग टर्म तैयारी वाली लंबे नोट्स जो है उसको फिर से कंसाइज कीजिए, क्रिस्प कर लीजिए, और फिर उससे करिए रिविजन। तो ये आपके दो मरहले, क्वेश्चन देखते हैं आपको याद आना चाहिए, तो टॉपिक उठाया कहाँ से गया है, उसके अगले मरहले में आपको फिर याद करने वाला एक मसला है। तो अगर आपको ट्रेस कर लिया, मतलब तैयारी ठीक जा रही है। अब अगले मरहले में याद करने वाली प्रॉब्लम, तो अब देखिए आप कहाँ पर स्टैंड करें इस टाइम, आप लोग अपने लेवल को। ठीक है, अगला सवाल हमारा, द क्वेश्चन ऑफ वेदर द रिजल्ट ऑफ ए स्टडी कैन बी जनरलाइज्ड। वो जिसमें आप जनरलाइज करेंगे, कि आप रिजल्ट को जनरलाइज करने का सवाल होता है पैदा, बियॉन्ड द स्पेसिफिक रिसर्च कंटेक्स्ट। आपने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में किया रिसर्च,
ठीक है। अब आप उसको जनरलाइज करने का जो सवाल पैदा होता है, ये किस टर्म से, इसमें जो 4 ऑप्शन है कहाँ से ये पॉइंट जुड़ता है। मेजरमेंट वैलिडिटी कहेंगे आप इसको, इंटरनल वैलिडिटी कहेंगे, एक्सटर्नल वैलिडिटी या इकोलॉजिकल वैलिडिटी। सवाल समझ आया? ये सवाल के जो रिजल्ट आपके पास फाइंडिंग्स आए हैं उसको जनरलाइज किया जा सकता है, आपके स्पेसिफिक दायरे से निकलकर आप उसको आगे ले जा सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, जैसे ही आपका सैंपल था, और आप उसको पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। ये जो सवाल है ये आपका कहाँ से जुड़ता है बताइए? मैम जर्नलाइज्ड, ये स- एक्सटर्नल वैलिडिटी से। वेरी गुड शादी, बहुत अच्छे। आपने टाइप ही किया एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी है जिससे आपका ये जनरलाइज को आप यही टर्म्स आप कनेक्ट कर लीजिए, आपको समझ आ गया ये कहाँ से जा रहा है। वैलिडिटी वाले उससे सवाल इन्होंने उठाया। ठीक है, मैं इसको टिक कर देती हूँ ताकि कभी आपको वो न रहे। इसको आप कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी, जनरलाइज करना। जो सैंपल है उस पे तो आपका रिसर्च स्पेसिफिक मोड पर हुआ था, बहुत छोटे से सैंपल पर हुआ था। अब यहाँ से आप इतने इतने सैंपल पे पूरी दुनिया में नहीं करते रहेंगे। एक टॉपिक आपने लिया है तो आपका जो पूरा पॉपुलेशन है, मसलन हिंदुस्तानी का कोई मसला आपने ले लिया, पॉवर्टी लिया, तो आप इसमें से इतने ही को उठाएंगे। अब इसको जो आपने रिसर्च की फाइंडिंग्स लिया वो यहाँ अगर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं तभी आपका रिसर्च जो है वैलिड है एक्सटर्नली। अगर नहीं होता है वो अप्लाई, और सिर्फ आपके वाले सैंपल ही पे काम कर सकता है या अप्लाई हो रहा है, बाहर आप नहीं उसको कर सकते वैलिडेट, तो आपका वो वैलिडिटी उसको पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, आपका वो रिसर्च अच्छा नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स पर्टेनिंग टू क्वांटिटेटिव रिसर्च इन करेक्ट ऑर्डर। ये आपके ये ऐसे उलझाने के लिए सवाल और वो कॉम्प्लेक्स और थोड़े से मुश्किल वर्ड्स लेते हैं आपको उलझाने के लिए। इनका मकसद ये होता है आपको फोकस करना है। ऑप्शन देखिए, एनालिसिस डेटा है, हाइपोथेसिस है, प्रोसेस डेटा है, फाइंडिंग्स और रिसर्च डिजाइनिंग है। बस आपको दिख गया प्रोसेस और हमने स्टेप्स ऑफ रिसर्च किए थे। अब आप बताइए, जब आप रिसर्च कर रहे होंगे तो इसमें से कौन सा पहले, उसके बाद और उसके बाद, यानी उसके मराहिल कौन कौन से हैं, स्टेप्स क्या क्या थे। तो पहले आप ये बता दीजिए मुझे, फिर मैं आपको देखूं आपने किन लोगों को याद है, पढ़ा है हमने इसको तफसील से। ठीक, फर्स्ट निकाल लीजिएगा तो इंशाल्लाह निकल जाएगा। इसमें से फर्स्ट निकालिए जो आपके पास ऑप्शन है। हो सकता है इन्होंने वो सारे ना उठाए जो हमने टॉपिक्स में पढ़ा था, या वैसे ना लिया हो जैसे नॉर्मल है। इनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना ही होता है, तभी ये तो अच्छे माहिर अपने लर्नर्स को निकालते हैं। जी, बताइए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे इसमें से? एनालाइज करेंगे क्या डेटा को शुरू में, या आप हाइपोथेसिस लेंगे बनाएंगे, या आप प्रोसेस कर लेंगे डेटा को, या आप फाइंडिंग देंगे, या आप रिसर्च का डिजाइन? इसमें से टाइप कर दीजिए। मैम आपकी आवाज पहले ब्रेक हो रही है, रिसर्च किसी का के बोलने डिजाइन की आवाज देंगे आ रही है पहले। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। मैम रिसर्च का डिजाइन देंगे ना पहले। डिजाइन देंगे तो आपके साथ नहीं, अभी आपने बताना है फिर मैं बताऊंगी। पहले आप बता दीजिए फिर मैं देखती ओके, रिसर्च डिजाइन ई। हूँ। ए बी सी डी क्या ले लूं? मैम 4 पार्ट रखा है हमने। ये आपके, ये ए बी सी डी 1 2 3 4 में से 4 ले रही हैं आप? जी। अच्छा, शाजिया ने लिया है 4, और किसी ने कुछ टाइप टाइप किया है? शाजिया ने ही टाइप किया, और बाकी लोग भाई सब क्लास में है। बोलिए, आप लोग को पीवाई क्यों कर रहे हैं? नहीं बोलेगा तो फिर कैसे होगा? फैजान आपको आज क्या हुआ, और रेहान आपको क्या हुआ, या रेहाना? फैजान ने भी कहा है 4। अच्छा। मैम जो रिसर्च डिजाइन है वो 4 4 बोले थे ना आपने हमें, कुछ एसओ एसओ। जी। अच्छा, एक हो गया हाँ रिसर्च, हाँ। एक हो गया रिसर्च डिजाइन, तो एक होता रिसर्च साइज मैम, उसमें भी 4 नहीं, थे। आप उस डीप के आप उसमें जा रही हैं, आप उसके अंदर मत जाइए। आप इसमें से देखिए सबसे पहले आप क्या काम करेंगी। आप हमने दोनों ने बता दिया, 4 बोला है, हमने असल में बता ये दिया। इसका आंसर 2 है। ओके। जब आप स्टेटमेंट बनाते हैं ना उसी टाइम आप पहले हाइपोथेसिस बना लेते हैं। मैंने बताया था ना कि स्टेप नंबर 3 में वो था, क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस को आप बनाते हैं और हाइपोथेसिस को एनालाइज या टेस्ट करते हैं, वो एक सेकंड लास्ट स्टेज में करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला ये, और लास्ट वाला जो सबसे है, लास्ट को देख लीजिएगा तो डी से ही गए हैं आप लोग, इसीलिए आपने कंफ्यूज किया क्योंकि इसी 2 में डी है। तो ये आपका लास्ट होता है। आप यहाँ पे फाइंडिंग देते हैं यानी रिपोर्ट कर देते हैं, ये लास्ट आपका है। ओके। तो लेकिन दोनों में डी आ रहा था, और यहाँ तक तो दोनों में इक्वल जा रहा है, डी ए सी उल्टा चले हम तो। यहाँ से आपको डाउट है वो देखना था आपको। ठीक है, तो आप सबसे पहले हाइपोथेसिस बना लेते हैं क्वेश्चन के बाद, उसके बाद डिजाइन तय करते हैं कि आप करेंगे कैसे। तो आपका आंसर है ये, यानी कि आप करेंगे सबसे पहले नंबर 1 पे हाइपोथेसिस, फिर आप रिसर्च डिजाइन, उससे अगला इन इनमें जो मौजूदा हमारे पास ऑप्शन है हम उसको ही देखना है अभी। उसके बाद आप करेंगे
सी यानी प्रोसेस करेंगे। अब आपके पास आ गया प्रोसेस करेंगे, पहले डेटा को प्रोसेस का मतलब वो कोडिंग वगैरह जो होती है, आप एक जगह जमा करते हैं, बैठते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं, कोडिंग करते हैं कि किसको किस कैटेगरी में डालना है। आपने वो प्रोसेस किया अपने डेटा को, फिर आप एनालाइज करेंगे उसके बाद कि आपका निकल के क्या आने वाला है, आपको क्या मिला, एनालाइज करेंगे आप। उसके बाद आखिरी में आप ये रिपोर्ट राइटिंग, इसको अलग अलग नाम से देते हैं, फाइंडिंग दिया इन्होंने यहाँ पे, फाइंडिंग दे दी कि आपने ये फाइंड आउट किया अपने रिसर्च के बाद। तो आपका जवाब है 2, BECAD। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर हुआ आप लोगों का स्टेप्स वाला पॉइंट? या मैं आपको वो नोट्स खोल के दिखाऊं किसी को डाउट हो रहा है तो? ऑल राइट, अगर किसी का डाउट हो तो सवाल कर लीजिएगा, आप बोल दीजिए माइक ऑन करके, या बता दिएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, या नोट कर राइट कीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, यू हैव टू फोकस, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। हमने एक जगह देखा था क्लोज्ड एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च पॉइंट नहीं, कहीं पे भी आपका सेम रूल और फीचर्स आता है, कैरेक्टरिस्टिक आपको फोकस करना है, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि सर्वे रिसर्च जब आप करेंगे उसमें से क्लोज एंडेड क्वेश्चन अगर आपने लिया तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मुंदरजा झैल में से नहीं होगा? पहले आप में से मुझे कोई बताएगा कि व्हाट इज क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, quickly please, any one of you ट्राई कीजिए प्लीज। हाँ, किसी ने जवाब दिया है, टाइप किया है। फैजान ने तो आंसर दे दिया। अच्छा, फैजान ने कहा है कि ए नहीं है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। दे अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज, यानी गैर आम, यानी अनयूजुअल जो नहीं है आपका उसमें यूजुअल नहीं है, वो आपको रिस्पॉन्सेज अलाउ करता है, अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज दैट द सर्वे रिसर्चर में नॉट हैव कंटेम्पलेटेड, जिसको मकसूद नहीं है, रिसर्चर जो है, जो रिसर्च करने वाला है उसका मकसूद नहीं है, वो उसको नहीं चाहिए इस तरह के वो गैर जरूरी, which gives yes no option। ये नहीं समझ पाई मैं। दे आर इजी फॉर इंटरव्यूअर्स, ये इंटरव्यूअर के लिए, इंटरव्यू लेने वाले के लिए आसान है, एंड और रिस्पोंडेंट या जवाब देने वालों के लिए भी आसान होता है टू कंप्लीट, ठीक है। इस काम को मुकम्मल करने के लिए दोनों के लिए आसान होता है, सवाल करने वाले के लिए भी, जवाब देने वाले के लिए भी। क्लोज एंडेड क्वेश्चन एक इसकी सिफत है इसकी। तो अगला है ऑप्शन, दे रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएबिलिटी इन रिकॉर्डिंग ऑफ आंसर। आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, आप जो डेटा जमा कर रहे हैं अपने पास, तस्जील कर रहे हैं, उसमें मुमकिन है कि जो वेरिएबिलिटी है, इख्तिलाफात है सवालात में, वो कम हो जाए। रिड्यूस का मतलब कम कर देना। तो जो आपके मुख्ते, जैसे कि आप कोई हाँ कोई ना, कोई हो सकता है, मुमकिन है, नहीं मुमकिन है, लेकिन अगर मगर वगैरह जो लगाते हैं, इस तरह के ऑप्शंस नहीं हो सकते उसमें। मुख्तलिफ यानी मुख्तलिफ जवाब आपको नहीं मिलेगा, वैरायटी ऑफ आंसर्स आप नहीं ले पाएंगे। ओके, और है अगला, देयर इज लॉस ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन रिस्पोंडेंट आंसर्स। उसमें स्पॉन्टेनिटी की कमी हो जाती है, मतलब वो खत्म हो जाता है। अब आप पहले तो मुझे स्पॉन्टेनिटी नहीं समझ आया तो बोलिए, फिर उसके बाद, और जिसको पता है वो मुझे बता दे, फिर मैं बता दूँ। मतलब आप, कोई बताएगा? स्पॉन्टेनियस तो आपको पता है ना, वही बता दीजिए, वहीं से ही बना है। मतलब कोई आप बोलते हैं उर्दू में, हम इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, बेसाख्ता, अचानक, आसानी से, मतलब क्विक, जिसमें आपको टाइम ना लगता हो, तो इसको ये खत्म कर देता है इन रिस्पोंडेंट्स आंसर में से। तो अब आपको लगता है, फैजान एक बार दोबारा देखिए, क्योंकि हमने अभी ऑप्शंस देखे हैं, तो आपको आंसर क्या लग रहा है? और अगर आप सेटिस्फाई हैं अपने आंसर पर तो ओके, बाकी लोग बताइए। फैजान ने आंसर दिया है 1। मैं अभी नहीं बोल रही हूँ कि वो सही है या गलत है, मैंने कुछ भी नहीं उस पर वो किया है तबसरा, वो मैं बताऊंगी आपको। देखना, मैंने इसीलिए इसको अंडरलाइन किया। यहाँ पे तो ये है कि आपको गैर जरूरी, अनयूजुअल वो दे देता है, ठीक है। दूसरा है इजी कर देता है दोनों के लिए। तीसरा है उसके वराइबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, यानी कम कर देता है। और चौथा है स्पॉन्टेनियसनेस उसका कम कर देता है, खत्म कर देता है। तो फैजान ने ध्यान, ऑप्शन 1 तो बिल्कुल सही है आपका आंसर फैजान, वेरी गुड, एक्सीलेंट। वो उसमें, ये मुझे करने दीजिए क्लियर तो आपको समझ आएगा। दे अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्डेंस, वो क्यों अलाउ करेगा अनयूजुअल? ये कोई गैर जरूरी जवाबात उसको क्यों चाहिए? वो अलाउ ही नहीं करता, वो तो जरूरत की चीज उसको चाहिए ना, बस ये कुछ सवाल ही नहीं था। ये इन्होंने गलत ऑप्शन इसीलिए आपको दिया है। और मैं आपको अभी बता देती हूँ कि वो है क्या कॉन्सेप्ट बॉक्स में। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस आर डिफाइंड एज क्वेश्चंस टाइप्स, ये उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं दैट आस्क रिस्पोंडेंट, जो जवाब देने वाले से पूछता है, टू
टू चूज फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सेज, यानी पहले से आपने एक सेट करके वो उनको दे दिया, उनके पास खुद से करने का कोई जवाब देने का चांस नहीं है कि वो अपने जुमलों में बोले। आपने सेट करके एक सेट बना के दे दिया, उसमें से ही उनको ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, यानी चूज करना रहता है, ठीक है। जैसे कि येस और नो, बस आपने एक सवाल जुमला यहाँ पे लिखा कि कॉफी वाली मिसाल पे हम हमेशा से चलते रहे रिसर्च की डिस्कशन में, तो मैं ले लेती हूँ कि कॉफी से नींद कम होती है या नहीं होती। कम होती है आपने लिखा, और होती के बाद आपने लिखते ऑप्शन 1 यस, ऑप्शन 2 नो, बस इतना ही। और हो सकता है इसमें मे बी लाइकली कुछ आप ऐड करना चाहें, यहाँ पे ऑप्शन हम नहीं रहे। और अमंगस्ट सेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या इसी तरह के 4 ऑप्शन वाले आपने बना दिए, तो अब उनके पास कुछ नहीं होता बोलने के लिए, हाँ लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं, कुछ भी कोई बोलना चाह रहा है, तफसील में जाना चाह रहा है, तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। उसी को हम कहते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद है। तो उसमें एक इन्होंने गलत जुमला ऐड किया था कि वो गैर जरूरी बेमतलब वाले आंसर्स को रिस्पोंडेंट को, जवाब देने वाले को अलाउ कर देता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। तो हमारा यही आंसर है, यानी उसकी सिफत नहीं है। बाकी ये जो 3 है उसकी कैरेक्टरिस्टिक में है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन के। इज इट क्लियर? चलें आगे। यस मैम। ठीक है। और ओपन एंडेड इसका अपोजिट है, जिसमें आपको बोलने और तबसरा करने की पूरी इजाजत होती है, आप लिखते भी हैं। जैसे कि आपने देखा है जब आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें आपको ये स्टार वाला ऑप्शन देता है, ये है क्लोज्ड एंडेड। आप इसको मान के चलें टाइप ऑफ क्लोज, काइंड ऑफ क्लोज्ड एंडेड। इसमें आप बस बता देंगे 3 4 5, अब आप बोलना चाह रहे हैं, बीच बीच का ऑप्शन लेना भी चाह रहे हैं, यहाँ पे लाइक करना चाह रहे हैं, आप नहीं जा सकते। या तो आपको 3 को ले लेना है, क्लिक करना है, या तो 4 को, मतलब आप उसको 3 स्टार दे रहे हैं, 4 या 5 जो भी। दूसरा, उसके नीचे कुछ तो बस ये करके छोड़ देते हैं, उसके नीचे ऑप्शन लिखा होता है कि आप डिस्क्राइब कर दीजिए, कुछ लिख दीजिए स्टेटमेंट के लिए, और जगह दी होती है, बॉक्स दिया होता है। तो ये वाला होता है क्लोज एंडेड, और ये होता है ओपन एंडेड। सिंपल, अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर लीजिए तो। ऑल राइट, अगला है हमारा सवाल, क्वेश्चन नंबर 27। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स परटेनिंग द क्वालिटेटिव रिसर्च। ये तो हम कर चुके हैं, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। Which of the following diagram would be useful in depicting the median value in the data? देखिए ये बहुत मुख्तलिफ किस्म के कुछ सवालात पिक कर लेते हैं, जिसका कोई वो नहीं बनता कनेक्शन किसी भी उससे। तो इसमें मैंने वैसे तो मैं इसके नोट्स तैयार की, लेकिन बहुत डिटेल में जा रहा था, और सवालात एक बार अभी तक की हिस्ट्री में मैंने एक ही बार देखा है, तो इसलिए मुझे लगा, फिर मैंने उसको डिलीट किया है कि बहुत ज्यादा आपके लिए गैर जरूरी हो सकता था। तो एक बार इन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स होते हैं, आपने देखा है शेप्स, शक्लें वगैरह मुख्तलिफ होती है, जिसपे हमने बात भी की थी। एक इस तरह का होता है, डेटा प्रेजेंट करने के तरीके हैं मुख्तलिफ, ठीक है। बार चार्ट वगैरह वगैरह वगैरह, इसमें बहुत से टाइप्स होते हैं, आप लोगों ने यकीनन देखे होंगे, कंप्यूटर के इस्तेमाल में भी देखा यस होगा, मैम। मैथ्स में, ठीक है। तो उसमें से इन्होंने बोला है कि मीडियन वैल्यू को प्रेजेंट करने के लिए, डिपिक्टिंग के लिए आप क्या यूज करते हैं। तो ये था, इसका जवाब है बॉक्स प्लॉट। इसको इसी तरह याद कर लीजिए एक पॉइंट को। बाकी इसमें ये सब आपको पता होगा। बार चार्ट इसका मैं निकाल देती, लेकिन मुझे लगा कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, ये बहुत डीप गए हैं उसमें, मीन मीडियम के वैल्यूज में, जो हम स्क्यूड कर रहे थे ना, स्क्यूनेस और कर्टिसेस वाली डिटेल में गए थे, उसी के फॉर्मूलाज में से ये बहुत डिटेल में गया है, जिसको हमने समझा था कि जरूरी नहीं है इतना। ये गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा, अगला सवाल हमारा, इफ यू वांट टू कंडक्ट दैट अ गिवन वेरिएबल हैज अ कॉजल रिलेशन, ठीक है। आपने जो कंडक्ट किया है विद सेकंड वेरिएबल, यू हैव टू बी एबल, आपके सेकंड वेरिएबल के साथ उसके साथ कॉजल रिलेशन है, ठीक है। यू हैव टू बी एबल टू रूल आउट अदर पॉसिबल कॉजल वेरिएबल्स, आप उसको रूल आउट कर सके, निकाल सके। आपको आपको इसका हल बनना पड़ेगा, आपके लिए जरूरी है। यू हैव टू बी एबल टू रूल आउट अदर पॉसिबल कॉजल वेरिएबल्स, जो भी मुमकिन आपके उसमें वेरिएबल आ सकता है गैर जरूरी, इसको हमने तफसील में डिस्कस किया था, वो उसको आप रूल आउट कर पाए अपनी स्टडी में से। द प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन इन्वॉल्व हियर इज द, ये जो कॉजेशन आ रहा है वो क्या है? कॉजल एम्बिग्विटी रूल, टेम्पोरल प्रेसिडेंस रूल, कॉन्वेरियंस रूल, या इंटरनल वैलिडिटी रूल, इसको आप क्या कहेंगे? ये था जरा सा वो, आपको डिफरेंट सा लग रहा होगा, तो मैं आपको इसमें बताती हूँ कॉन्सेप्ट ब्लॉक में। असल जवाब है इसका इंटरनल वैलिडिटी रूल में ये जाता है, क्योंकि आप जो रिसर्च कर रहे हैं ना, जैसे हमने कॉफी ही की बात की थी, तो हमने बात किया था कि कॉफी आपका एक वेरिएबल है, ठीक है। आपने दूसरा नहीं, दूसरा कुछ लिया, आपने कॉफी लिया, आपने लिया है कि उसका असर क्या है, नींद से क्या कनेक्शन है, ये तो आपने ले लिया। अब आपके जो एक्स्ट्रा है वो है जैसे कि लाइट, जैसे कि नॉइज, ठीक है, लाइट,
से बहुत से लोगों को नींद में प्रॉब्लम होती है, वो नहीं सो सकते। तो सिर्फ कॉपी एक रीजन नहीं है, ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन आपका कंसर्न यहाँ से है, बस यहाँ से है, ये आपको बिला वजह डिस्टर्ब कर रहा है, आकर आपकी उसमें मुदाखलत कर रहा है स्टडी में, रिसर्च में, तो आप उसको रूल आउट कर सके। ये जो प्रोसेस है, इसमें आप जो इसके बारे में कनेक्शन होता है, ये जो आपको परेशान कर रहा है, इस पे जो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके असर को, इन सब कामों को या प्रोसेस को आप इन इन जो मंदरजाल टर्म्स है उससे किससे रिलेट करेंगे। तो हमने इसको डिस्कस किया था, इंटरनल वैलिडिटी है, जो बाहर की चीजें से आप अपने रिसर्च के दौरान, ड्यूरिंग द रिसर्च जो चीजें आपको परेशान कर रही है, और आपके अंदर का काम है, जब आप फाइंडिंग दे देते हैं उसके बाद की चीजें एक्सटर्नल वैलिडिटी से रिलेट होती है, जिसको आप जनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हालांकि टर्म्स कनेक्टेड तो नहीं था कुछ खास हमारी रिसर्च से, लेकिन आ गया तो मे भी आगे कभी पूछ दे, इसलिए देख लिया। कॉजल एम्बिग्युइटी आप कहते हैं इज अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी, दैट इंटेल्स इन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। ठीक है, ये जिसने बोला था उनके बारे में उसकी जरूरत नहीं। इफ नो वन इनसाइड और आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड द कॉजल, ये जो आपके अनसर्टेन गैर यकीनी चीज को बताता है, ये खासतौर से ये जो मीन मीडियम मोड में जा रहा था, इसमें अगर आप जाएंगे ना, तो या उससे ये सब इंटरनल था, मीन मीडियन मोड और स्क्यूनेस और कर्टसे और क्या था वो, बेल कर्व की जो डिटेल में गए थे, उसी से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये जो है स्टेट ऑफ गैर गैर यकीनी चीज है, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है कॉजल के बारे में, आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए किसी भी पर्सन को हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट को हो सकती है, उसको आप बोलते हैं कॉजल एम्बिग्युइटी। ठीक है, टेम्पोरल प्रेसिडेंस बोलते हैं। Temporal precedence is a fundamental concept within the field of psychology. Psychology के field से that refers to chronological ordering of events. आप किसी भी उसको इवेंट को, हादसे को, जरूरी नहीं हादसे मतलब से मुराद वो उर्दू वाला हादसा, मतलब इवेंट का मतलब होता है कुछ भी अकर करे जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको आप क्रोनोलॉजिकल सीधी तरतीब से जब ऑर्डर करते हैं, लाइन में लगाते हैं, तो उसी को बोलते हैं वेयर वन इवेंट इज अंडरस्टूड और अकर बिफोर अनदर। ये जो मतलब एक तरतीब से लगाते हैं, 1 2 3 के सीक्वेंस में आप देते हैं किसी भी इंसिडेंट को या इवेंट को, तो उसको आप बोलते हैं टेम्पोरल प्रेसिडेंस। द कन्वेरियंस फॉर्मूला अगला था हमारा टर्म इसमें सवाल में, रिवील्स वेदर टू वेरिएबल मूव इन द सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जो आपका वेरिएबल है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, या एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, ये तो एक डायरेक्शन में हो गया, और ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक ऊपर जा रहा हो तो एक दूसरा नीचे जा रहा हो, यही बताता है कन्वेनियंस फॉर्मूला। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट्स देख लीजिए, बहुत अंदर से सवाल उठाया है रिसर्च के, उसको ज्यादा पॉइंट से कनेक्ट कहीं भी नहीं हो रहा था, लेकिन बस एक आपके सामने आ गया तो वर्ड होना चाहिए आपको क्लियर। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेजेस, बताइए क्या होता है, ऑफ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। क्लोज्ड एंडेड से इन्होंने फिर से सवाल लिया, ये थोड़ा सा इसमें ऑप्शन दूसरा दूसरा। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका नुकसान क्या है। इट इज डिफिकल्ट टू मेक फोर्स्ड चॉइस आंसर एग्जॉस्टिव, आप फोर्स्ड चॉइस नहीं दे सकते, मतलब आपके ही हिसाब से एक चॉइस उनको चूज करना पड़ेगा, आगे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये डिफिकल्ट हो जाता है। देयर इज लॉस ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ये वही टर्म है जो अभी पीछे आया था, इन रिस्पॉन्डेंट्स आंसर्स। ठीक है, बेसाख्तगी कम होती है। दे आर टाइम कंज्यूम, ये बहुत ज्यादा वक्त ले लेता है फॉर इंटरव्यूअर्स का, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है। तो इसमें से बताइए क्या होगा। जवाब किसी ने मुझे दिया है मैसेज में, और वो है शाजिया ने मुझे दिया है 3। ओके, सी इसका जवाब है। आपको बताना है डिसएडवांटेजेस, और दो दो ऑप्शन, ऑप्शन देख लीजिए, ए बी, बी सी, ए सी और ए बी सी तीनों। तो आपने दिया 3 ए और सी, बाकी लोग आई एम वेटिंग, आप लोगों के आंसर का मुझे इंतजार है। फैजान ने दिया है 1। अच्छा, देर इज लॉस ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन, अच्छा ऑप्शन ए यानी बी, एग्जैक्टली और राइट, ए और बी इसका आंसर है असल में, ये और ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, और द टाइम कंज्यूमिंग फॉर इंटरव्यूज, ये इसका डिसएडवांटेजेस नहीं है। यस मैम, ये तो सच में लग रहा था कि इसका डिसएडवांटेज नहीं है, मगर मैंने जल्दी में जवाब दे दिया शायद। चलिए कोई बात नहीं, बी केयरफुल, आराम आराम से करिए, जल्दी नहीं कीजिए, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, इधर ही है जब तक पूरा नहीं हो जाता। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, ये हम बात कर चुके थे, याद है आप लोगों को, जो हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च देख रहे थे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प्स द रिसर्चर विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज हर फाइंडिंग्स, मतलब रिसर्चर को रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो वो करता है, वो रिसर्चर को मदद करता है, मुआविन साबित होता है कि वो इंटरप्रेट करे अपने फाइंडिंग्स को। क्या ये बात सही है? इंटरप्रिटेशन से आप लोग क्या समझे, बताइए।
इंटरप्रिटेशन समझते हैं, कंप्रीहेंशन और इंटरप्रिटेशन पता है आपको? कंप्रीहेंड करने का मतलब होता है आप जो चीज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं टेक्स्ट, उसको कंप्रीहेंड कर पाए, अंडरस्टैंडिंग बना पाए अपने दिमाग में। और इंटरप्रेट करना, जो आपके पास आप उसको सामने वाले को प्रेजेंट कर पाए, समझा पाए, पेश कर पाए, उसी को इंटरप्रिटेशन कहते हैं। सिंपल वर्ड में बता रही हूँ अपनी जबान में, ठीक है? उसी को आप इंटरप्रिटेशन कहते हैं, यानी आप उसको पेश कर दें दूसरों के लिए। दूसरा ऑप्शन है रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज नॉट ऑफ एनी हेल्प, उसका कोई भी मदद नहीं होता है इन लर्निंग डिफरेंट थियोरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस टू योर रिसर्च डेटा, यानी आपको थ्योरी और मेथड्स के अप्रोचेस को समझने में इससे कोई मदद आपको नहीं मिलती। अब बताइए कौन सा आपको सही लग रहा है स्टेटमेंट और कौन सा आपको गलत लग रहा है, प्लीज। आंसर दिया है मुझे किसी ने, फैजान ने दिया है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू। अच्छा, बाकी लोग प्लीज। मैं इसको जरा सा छोटा कर देती हूँ जी, वेटिंग फॉर अनदर आंसर। बताइए किसको कौन सा सही लग रहा है और कौन सा गलत। एक आंसर मिल गया मुझे। इंटरप्रिटेशन में कैसे हेल्प करता है फैजान, आप सोचिए, दोबारा सोचिए। इंटरप्रेट करने के लिए नहीं, आप क्यों करते हैं कि कितना काम हो चुका है, क्या क्या काम हो चुका है, किस किस एस्पेक्ट से पे काम हो चुका है, ये देखते हैं आप। और ये आपको मदद करता है कि आपके पास जो गैप है, वो क्या गैप है जिसको आप फिल करें। असल में लिटरेचर रिव्यू इसलिए होता है। शाजिया वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड जॉब। इस बार शाजिया का ने सही किया। फरजान आप दोबारा देखिए, स्टेटमेंट 3 इज ट्रू बट टू 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, ठीक है? क्योंकि आप जब इसके गैप को देखते हैं और जब आपने देख लिया कि आपको कहाँ से गैप कहाँ आ रहा है और हुआ क्या क्या है, ठीक है, व्हाट हैज बीन डन, तो इसके बाद जब आप अपना इंटरप्रेट करेंगे, यानी पेश करेंगे, जब आप अपना पूरा फाइंडिंग देंगे, तो आपको मदद करता है उसको पेश करने में, क्योंकि आपको इन सब के सामने आपको एक और मतलब वसअत नजरी मिलती है, ठीक है? आपको डेप्थ में नॉलेज मिल जाती है अपने टॉपिक से रिलेटेड। रिव्यू इज इनिशियल स्टेज, वी आर एक्सप्लोरिंग टॉपिक। एग्जैक्टली, लेकिन वो इनिशियल स्टेज में आप एक्सप्लोर ही करते हैं टॉपिक को, सिर्फ टॉपिक नहीं करते एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करने के बाद जब मैं, जैसे कि मैंने आपको एक मिसाल दी थी, गादा सामान, मैंने तो टॉपिक कर भी लिया, प्रेजेंट भी कर दिया, इंटरव्यू सिलेक्शन भी हो गया प्रोसेस, लेकिन मैं अभी तो उनके सारे लिटरेचर रिव्यू तो करूंगी ना। वो तो आप ओवर रिव्यू करके भागते हैं ऊपर ऊपर से, बस सरसरी जिसको कहते हैं, हम सरसरी मुताला करते हैं। लेकिन अब मैं फिर से करूंगी पूरा, और अब इन डेप्थ करूंगी, ताकि मैं बिल्कुल क्लियर एक व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बन जाए मेरे दिमाग में उस टॉपिक से रिलेटेड। फिर मैं जब अपना इंटरप्रेट करूंगी फाइंडिंग, तो फिर ये वाली चीज यहाँ पे मुआमिन होगी। वो तो आप बिल्कुल आपका पॉइंट सही है, लेकिन वो वहां पे रुक नहीं रहा है काम। आपका वो काम शुरू हुआ है वहां पे इनिशियल, उसका भी ये वाला, ये काम, यानी ये काम भी है इनिशियल ही स्टेज में। अब आप आगे फिर बढ़ते हैं। अब मैं अपनी मिसाल लेती हूँ, तो मैंने इंटरव्यू दे दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं लिटरेचर रिव्यू करके दे चुकी हूँ, टॉपिक सिलेक्ट करके, मेरा टॉपिक भी एक्सेप्ट हुआ है। अब मैं आगे फिर से लिटरेचर रिव्यू पूरे डेप्थ में उसको स्टडी करूंगी, तो फिर यहाँ से जो स्टडी करूंगी ना, वो मुझे फिर मेरे इंटरप्रिटेशन में बहुत माविन होगा, ठीक है? और ये नॉट की वजह से ये गलत हो गया था, नॉट एनी हेल्प। इज इट क्लियर फैजान? यस मैम। फैजान को डाउट था, ठीक है शादिया, थैंक यू, लेकिन उन्होंने जो है जवाब नहीं दिया, तो इस वजह से वो ट्रू है। मैम उन्होंने मैसेज कर दिया है। अच्छा, यस, ओके ओके, चलिए शुक्र। ऑल राइट, आगे है हमारा अगला ऑप्शन। यही सवाल करते नहीं ना, तो मुझे भी यही लग रहा था कि वो तो वहीं पे स्टॉप होना चाहिए, लेकिन जब हम सवाल करते हैं तो हमारे जहन में मजीद वाज़ेह तस्वीर बनती है चीजों को लेकर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। कोडिंग इज अ क्रुशियल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग अ कंटेंट एनालिसिस। ये क्रुशियल, बहुत नाजुक, बहुत हसास आपका मरहला होता है एनालिसिस करने के लिए। अ कोडिंग schedule includes all the dimensions that would be employed in the coding process and indications of the guidance for coders। कोडिंग शेड्यूल्स जो है आपका, वो शामिल होता है उसके सारे डायमेंशन को, मतलब सारे एस्पेक्ट को आप उसमें कवर करते हैं, एंड विल बी एम्प्लॉयड इन द कोडिंग प्रोसेस, और वो कोडिंग प्रोसेस में शामिल होता है पूरा उसका हिस्सा। और ये इंडिकेट करता है ऑर्डर बनाने के लिए, कोडर की गाइडेंस के लिए भी ये मुआविन होता है। तो आपको बताना है इसमें से जवाब किसी का आया है, शासिया ने 1 दे दिया। समझ आ गया अगर आपको सवाल, तो अच्छी बात है, अभी तो हम सवाल पढ़ ही रहे हैं हम लोग, ठीक है? उनके हिसाब से 1 है। कोडिंग क्या है, याद है आप लोगों को?
बहुत ब्रीफ देखा था हमने, लेकिन मुझे मैम लगता है वो था ना CDED, स्टेप्स ऑफ द रिसर्च डिजाइन। ओके ठीक है, मैं यहाँ बता रही हूँ उसके जो नॉर्मल स्टेप्स हम देखते हैं उसके अंदर आप गहराई में जाएगा मजीद। तो कोडिंग इज अ सेट ऑफ रूल्स, पहले हम इसको देख लेते हैं। दैट एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग द कंटेंट इन अ गिवन टेक्स्ट। कोडिंग विल आइडेंटिफाई 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन, इंटेंसिटी क्या है आपका, स्पेस क्या है, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर कोड अकर्स। वो आपका कितनी दफा अकर हुआ है, कितनी दफा वाक़ हुआ है, ये बताता है। डायरेक्शन इज द वे इन विच द कंटेंट अपीयर्स। डायरेक्शन आपको बताता है कि किस तरह से आपका वो अपेयर हो रहा है टेक्स्ट। ये सब बहुत डिटेल है, इतनी की जरूरत नहीं, आप ब्रीफली देख लें। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑपोजिट, सपोर्ट, ये सब बताता है। यानी कोडिंग आप करते हैं उसको कैटेगराइज करते हैं, एक तरह से कैटेगराइजेशन करते हैं। तो ये जो है ये एक बहुत हिसास मरहला है, एनालिसिस वाले फेज में जाने के बाद आप करते हैं, उसके बाद आप एनालिसिस में कदम रखते हैं, जो इसके बारे में है। तो आपने दिया है मुझे जवाब शाजिया। शाजिया ने मुझे जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। और बाकी लोगों का आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स प्लीज। मैम सही आंसर क्या है? हाँ दे, 1-2 मिनट और वेट कर लें हम लोगों के जवाब का। चलिए ठीक है। हमने ज्यादा गहराई में याद नहीं किया, जैसे आपने बोला था हमने ठीक सिर्फ है, उस स्टेप ऊपर हम ऊपर से अच्छा, याद किया। ये इसमें हाँ इसकी ये थोड़ा सा डेप्थ में ये वाला सवाल आया है। शेड्यूल उनकी ऑल द डायमेंशंस वुड बी एम्प्लॉय इन द कोडिंग प्रोसेस एंड इंडिकेशन ऑफ द गाइडेंस फॉर कोडर। ये ऑल द डायमेंशंस नहीं होता है, उसकी सारी ही डायमेंशंस को नहीं कवर करता है आपको, फिर वो जाके आप एनालिसिस फेज में करते मैम हैं। इसमें पिक्चर्स था, टेक्स्ट था, कुछ था, आपने दो तीन चीजें हाँ बोली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने बहुत ऊपर से देखा था, और उसका मैंने आपको जी जी। दूसरा एक टेक्स्ट बॉक्स दिया है, सॉरी क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बॉक्स। उसमें आप मजीद जो डाउट है वो दोबारा रीड आउट कर लीजिएगा उसको, ठीक है। ओके। बाकी मैंने बताया कि ये इसकी वजह से नहीं है, आप कोडिंग में करते हैं लेकिन उसके ऑल डायमेंशंस को नहीं, और ये गाइडेंस फॉर कोडर उसके ऑल डायमेंशंस को नहीं करता, फिर आप वो जब एनालिसिस फेज में जाएंगे तो वो काम करता है पूरी तरह से। ऑल राइट देयर, अगला सवाल हमारा, द रेफरेंस सेक्शन ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल। रेफरेंस क्या होता है हमने बात की थी, यानी कि हाशिया जिसको आप कहते हैं, ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल इन रिटन इन एपीए स्टाइल। एपीए और इसको बहुत तफसील में डिस्कस किया था। अरेंज द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू आर रेफरेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। अब बस आपको याद रखना है, ये देखिए तफसील में एक कॉम्प्लेक्स कर रहा है, उसको उलझने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं ये जो इन्फॉर्मेशन दी है कि किसको कहाँ रखना है, उस हिसाब से आप सही तरतीब दीजिए एपीए स्टाइल को जहन में रखते हुए। तो इन्होंने दिया पेज नंबर पहला, बी है ईयर्स ऑफ पब्लिकेशन, यानी किस साल में वो पब्लिश हुआ है, नेम ऑफ ऑथर का नाम दीजिए, टाइटल ऑफ द आर्टिकल दीजिए, ये 4 है। तो आपने जब हम पढ़ रहे थे एपीए, या गलती से टाइप हो गया, टाइपिंग मिस्टेक आ गई है, तो उसमें क्या तरतीब थी याद कीजिए और इसको जल्दी से बता दीजिए। ये बिल्कुल तफसील से कर चुके हैं और याद है यकीनन आप लोगों को, बताइए। ए है पेज नंबर। मैम हम्म, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कीजिए, मतलब ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, ए पार्ट इसका ऊपर से नीचे से पेज नंबर। पेज नंबर, हाँ एक मिनट, हाँ अब नीचे से हाँ मैं चले कर रही हूँ, बस ठीक है। एक सेकंड होल्ड करें। व्हाट हैपेंड, होल्ड ऑन प्लीज। जी, ये मत उधर। पहला निकाल लीजिए, सबसे पहले क्या था वो तो शायद निकाल पाएंगे, 2 पर भी निकाल पाएंगे आप लोग इसको। अच्छा आंसर दिया है मुझे किसी ने, और वो है आंसर 4। अच्छा, ऑल राइट, परफेक्ट, एक्सीलेंट, गुड जॉब शाजिया। इसका जवाब है 4। आप पहले लेते हैं सबसे पहले नेम ऑफ द ऑथर, ठीक है। फिर आप पब्लिकेशन का साल देते हैं, तो ये 2 हो गया। फिर आप देते हैं टाइटल क्या है उसका, 3। और पेज नंबर देते हैं आप लास्ट में, यानी किस पेज से आपने उसको उठाया था। एक्सीलेंट, गुड जॉब। ओके, अगला सवाल है हमारा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ऑनलाइन सर्वे आर वेरी यूजफुल बिकॉज, एक सेकंड, ऑनलाइन सर्वे बहुत मुफीद है बिकॉज इंटरनेट यूजर्स ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट एंड अनबायस्ड सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। ऑनलाइन सर्वे बहुत आसान, बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि इंटरनेट जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जो पब्लिक है, वो हमेशा अनबायस्ड सैंपल के तौर पर मतलब सामने आते हैं पॉपुलेशन में से।
मतलब वो अनबायस्ड सैंपल है, आप उसको चूंकि आप जानते नहीं है, इंटरनेट के थ्रू जा रहे हैं, तो वो अनबायस्ड सैंपल है आपका। आपने कोई गैर जानिबदारी का करना पड़ता है आपको, वहां पे आप जानिबदार नहीं हो सकते उसमें, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहां पे, करोड़ा करोड़ लोग हैं, तो आप सबको नहीं जान सकते और ना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो बायस वाले यानी तमीज करने वाली कोई चीज वहां पे हो नहीं सकती। ये पहला स्टेटमेंट है। अगला है कन्वीनियंस सैंपल, जो आपने देखा था, यानी आपकी अपनी सहूलत के हिसाब से जो सैंपलिंग होती है, इज वन ऑफ दैट इज सिंपली अवेलेबल टू द रिसर्चर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एक्सेसिबिलिटी। यानी जो आसानी से रिसर्चर को अवेलेबल हो, उसकी सहूलत के हिसाब से, उसकी पहुंच के हिसाब से, उसकी रसाई के हिसाब से, जहां तक उसकी रसाई होती है। तो आप बताइए स्टेटमेंट कौन सा सही है और कौन सा गलत है। Simply available to the researcher by virtue of its accessibility. अच्छा, आंसर दिया है मुझे, 1 दिया है, 3 दिया है। इतने वेरिएबल्स क्यों आपके आंसर्स में? अच्छा, 1 दिया है और 3 दिया है, आप लोगों पे नहीं पहुंचे हैं उस तक, आंसर तक। ट्राई कीजिए ऑनलाइन सर्वे यार। अच्छा, ऑनलाइन सर्वे यार वेरी यूजफुल, बहुत मुफीद है, क्योंकि इंटरनेट में आप बायस नहीं, बात तो सही है बिल्कुल, ठीक है। क्यों आपको पता ही नहीं है तो बायस होंगे कैसे? बायस होने का सवाल तो तब पैदा होता है ना, जब मैं जान, मुझे पता है कि शाजिया है, फैजान है और रेहान है, तो मुझे किसी के साथ लगता है ज्यादा लगाव है या कुछ कनेक्शन है मेरा पहले से ही, तो इस वजह से मैं बायस हो सकती हूँ। जब मुझे पता ही नहीं होगा तो बायस होने का सवाल नहीं होता, बिल्कुल सही बात है ये तो। अगला है अ कन्वीनियंस सैंपल इज वन दैट इज सिंपली अवेलेबल टू द रिसर्चर, को अवेलेबल और वर्चू ऑफ इट्स एक्सेसिबिलिटी। ये आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है, बताइए वर्चू ऑफ इट्स एक्सेसिबिलिटी। मैम इसका क्या मतलब, ये पता नहीं। वर्चू क्या है बताइए? हेलो मैम। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है यस आपको? मैम आ रही है, आप कहीं चली गई थी। और लाइट चली गई, सॉरी। अच्छा अच्छा, कोई और बात नहीं। सबने लीव कर दिया क्लास? अच्छा, चलिए रिज्वाइन किया, ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा, मैं वापस आती हूँ, लेट मी शेयर द स्क्रीन। लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? यस मैम ऑन है रिकॉर्ड। ओके, ठीक है, वो लाइट चली गई तो इसलिए प्रॉब्लम आ गई कुछ। अब ये तो स्क्रीन का ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है शेयरिंग का।